अध्याय 2 भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान मूल विधि होती है। संविधान से ऊपर देश की कोई भी विधि, व्यक्ति या संस्था नहीं होती। भारतीय संविधान सर्वोच्च है, सुप्रीम है। भारत के उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है, गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान दुनिया का श्रेष्ठतम संविधान माना जाता है, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए जहाँ विविधताएं की भरमार है, जिसकी अनेकों भाषाएं और बोलियां हैं, संविधान ऐसी सर्वोच्च विधि का निर्माण करना जो संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू हो सके, अपने आप में एक अद्भुत कृत्य है। और यह अद्भुत कृत्य संभव हुआ हमारे महान महापुरुषों द्वारा। अगर भी विशेषताओं की बात करें तो हमारे संविधान में वह सब अपने आप में समाहित किया गया है, जो एक व्यक्ति और एक देश के लिए उत्तम है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। विशालतम संविधान, दुनिया का विशालतम संविधान। 2 प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना। 3 संसदीय ढंग की सरकार। 4 मूल अधिकार। 5 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 6 नम्यता तथा अनम्यता का अनोखा सम्मिश्रण। 7 केंद्रोन्मुखी सरकार। 8 वयस्क मताधिकार। 9 स्वतंत्र न्यायपालिका। 10 एकल नागरिकता। 11 पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। 12 नागरिकों के मूल कर्तव्य। 13 न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति। और इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को हम 1 से 13 तक बतला सकते हैं। अब इन विशेषताओं का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु, विशालतम संविधान, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सर आइवर जेनिंग्स, जो कि एक संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। चूँकि इसकी मूल प्रति से ही आप समझ सकते हैं कि यह कितना विशद और कितना बड़ा है। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, जो 22 भागों में विभाजित थे, और इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। इसके बाद अगला बिंदु, संविधान की इस विस्तृतता के निम्न कारण हैं। इसमें पहला बिंदु है, संविधान निर्माताओं ने विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन किया व अनुभव प्राप्त किया था, और उन्हें उनके संचालन में कठिनाइयों के बारे में भी ज्ञात था। संविधान निर्माताओं ने इसका फ़ायदा उठाया और सभी संविधानों की सबसे अच्छी बातों यानी उपबंधों को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया, जिससे भविष्य में देश संचालन में कठिनाइयाँ ना हों। इसके बाद अगला बिंदु है कि संविधान इतना बड़ा क्यों है। भारतीय परिसंघ अनेक राज्यों से मिलकर बना है। इन प्रांतों की शासन व्यवस्था आदि विषयों के लिए नियमों का होना अति आवश्यक था, और इन सभी नियमों को संविधान में शामिल किया गया। इसके साथ साथ भारत की केंद्रीय सरकार के गठन एवं उसकी शक्ति का विवरण भी संविधान में उल्लिखित होना आवश्यक था। इस कारण भी संविधान बड़ा हो गया। तीसरा बिंदु है, भारत की भौगोलिक दृष्टि से देश की विशालता तथा यहाँ की विशेष समस्याओं ने भी संविधान को बड़ा बनाने में योगदान दिया है। जैसे अनेकों भाषाएं, बोलियां, धर्म तथा विशेष परिस्थितियों में रहने वाले लोग, जैसे अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के लोग, इन सभी समस्याओं का संविधान में समावेश किया जाना आवश्यक था। इसके बाद अगला बिंदु है 4 मूल अधिकारों के अतिरिक्त मूल कर्तव्यों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विशद वर्णन, क्योंकि यह कल्याणकारी राज्य के लिए अति आवश्यक हैं। इसके अलावा इसमें अनेकों आयोग, जैसे लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रभाषा आयोग आदि अनेकों स्वाधीन संस्थाओं के गठन एवं कार्य पद्धति से संबंधित विस्तृत उपबंध किए गए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी और उसकी
पूरी प्रक्रिया देना भी इसे विशालतम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संविधान निर्माताओं ने कहा है कि देश की लोकतंत्र प्रणाली समुचित ढंग से कार्य करे। इस बात को ध्यान में रखकर संविधान को विशद बनाया गया है। सभी समस्याओं के निराकरण के लिए देश की सर्वोच्च विधि में आवश्यक तत्व का समाविष्ट किया जाना आवश्यक था। इसके बाद हमारा 13 पॉइंटों में से अगला पॉइंट है संविधान की विशेषताओं में पॉइंट नंबर 2, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान का उद्देश्य भारत में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना है। इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार लगाया जा सकता है। दोस्तों, यह शब्द देखने में ही कितने विशाल और विस्तृत लग रहे हैं। इनका अर्थ समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो इस पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न को अंग्रेजी में सॉवरेन कहते हैं। सॉवरेन का अर्थ है, सॉवरेन राज्य उसे कहते हैं जो बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो और अपनी आंतरिक तथा विदेशी नीतियों को स्वयं निर्धारित करता है। इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। इसके बाद अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक। अंग्रेजी में इसे डेमोक्रेटिक कहते हैं। यह शब्द ऐसी सरकार से है जिसका समूचा प्राधिकार जनता में निहित होता है और जो जनता के लिए तथा जनता द्वारा स्थापित की जाती है। एक लोकतंत्रात्मक सरकार का परम कर्तव्य समानता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता की भावना का सृजन करके एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसके बाद अगला शब्द है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष को अंग्रेजी में सेक्युलर कहते हैं। इस शब्द को संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पंथनिरपेक्ष का तात्पर्य है ऐसे राष्ट्र से है जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। इसके बाद अगला शब्द है समाजवाद। इसे अंग्रेजी में सोशलिस्ट कहते हैं। यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। समाजवाद शब्द की उपधारणा प्रस्तावना की आर्थिक न्याय शब्दावली में निहित है। समाजवाद शब्द की कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है, लेकिन फिर भी समाजवाद शब्द से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन राज्य के हाथों में हैं तथा उसके नियंत्रण में हैं। इसके बाद संविधान की विशेषताओं के प्रमुख 13 बिंदुओं में अगला बिंदु नंबर 3 है संसदीय ढंग की सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संघात्मक संविधान यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल कोड के अंतर्गत 2 प्रकार की सरकारों की स्थापना की जा सकती है, एक संसदीय और दूसरी अध्यक्षात्मक। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होना होगा कि अमेरिकी सरकार अध्यक्षात्मक सरकार है। वहाँ का राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और राष्ट्रपति को जनता सीधे निर्वाचन के माध्यम से चुनती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की स्थापना की है, अध्यक्षात्मक नहीं, संसदीय। यह स्वरूप इंग्लैंड की सरकार के समान है। संसदीय सरकार में वास्तविक शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में होती है, जिन्हें मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और यहाँ का मुखिया, कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है भारत का, लेकिन वह स्वयं कुछ काम नहीं करता, वह प्रधानमंत्री के साथ मिलकर कार्य करता है। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के 13 बिंदुओं में चौथा बिंदु है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार को संविधान के 3रे भाग में डिफाइन किया गया है और यह आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए जिन अधिकारों का उन्हें प्राप्त होना आवश्यक है उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार का मतलब है इन अधिकारों के बिना व्यक्ति का एक व्यक्ति की तरह जीना असंभव है। यह अधिकार
व्यक्ति के विकास और उसकी स्वतंत्रता की आधारशिला है। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। इन अधिकारों को समाविष्ट करने की प्रेरणा हमें अमेरिकी संविधान से मिलती है। सरकार कानून बनाकर ना तो इन मूल अधिकारों को छीन सकती है और ना समाप्त कर सकती है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। इसके बाद 5वां बिंदु है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व चौथे भाग में डिफाइन है और यह आर्टिकल 36 से 51 तक है। भारतीय संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निर्देशों का उल्लेख है जिन्हें पूरा करना राज्य का पवित्रतम कर्तव्य माना गया है। उन्हें राज्य के नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से उपबंधित किया गया है। इसमें मुख्यतः समान व न्यायोचित धन तथा उत्पादन के साधनों का वितरण, निःशुल्क शिक्षा बालकों के लिए इत्यादि शामिल हैं। चूँकि नीति निदेशक सिद्धांत तत्वों को लागू कराने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि अगर कोई राज्य इनको लागू नहीं करता है न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन यह लागू कराना उनका पवित्रतम कर्तव्य है और जनता उन्हें अगले बार चुनावों में इसका जवाब भी दे सकती है। ग्लोबेन ऑस्टिन जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने नीति निदेशक सिद्धांतों को राज्य की आत्मा कहा है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला बिंदु है 6 नम्यता तथा अनम्यता का अनोखा सम्मिश्रण। भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता दोनों का अनोखा सम्मिश्रण है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान ना तो इंग्लैंड के संविधान की भांति नम्य है और ना ही अमेरिकी संविधान की भांति अनम्य है। यह बीच का अनोखा सम्मिश्रण है। किसी भी देश के संविधान में नम्यता व अनम्यता को इस आधार पर नापा जाता है कि उसमें संशोधन करना कितना आसान या कितना कठिन है। अगर संशोधन करना आसान है तो संविधान नम्य है और संशोधन करना कठिन है तो उसे अनम्य कहते हैं। भारतीय संविधान के कुछ उपबंधों को छोड़कर, इसमें 2/3 बहुमत के साथ साथ राज्यों का से भी बहुमत प्राप्त करना होता है, उनको छोड़कर बाकी कानूनों में परिवर्तन के लिए संसद द्वारा एक साधारण विधि पारित करके परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन अमेरिकी संविधान में ऐसा संभव नहीं है। अमेरिकी संविधान में को अनम्य संविधान कहा जाता है। इस प्रकार जिस देश का संविधान आसानी से परिवर्तनशील हो उसे नम्य और जिस देश का संविधान आसानी से परिवर्तनशील ना हो उसे अनम्य संविधान कहते हैं। लेकिन भारत ने बीच का रास्ता अपनाया है। भारत में कुछ कानूनों को छोड़कर बाकी में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला बिंदु है केंद्रोन्मुख संविधान। इसे अंग्रेजी में सेंट्रिपिटल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। भारतीय संविधान की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि संघात्मक होते हुए भी इसमें केंद्रीयकरण की सबल प्रवृत्ति है। आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान पूर्णतः एकात्मक संविधान का रूप धारण कर लेता है। विभिन्न राज्यों के हितों की अपेक्षा समस्त देश का हित सर्वोपरि है। सारे देश की सुरक्षा तब हो सकती है जब देश की सारी शक्ति विभिन्न राज्य सरकारों में निहित ना होकर केंद्रीय सरकार में निहित हो। इसके बाद अगला बिंदु है बिंदु 8 वयस्क मताधिकार, अडल्ट फ्रेंचाइजीज। प्रजातंत्रात्मक सरकार जनता की सरकार है। प्रजातंत्रात्मक सरकार जनता की सरकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान में प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्रदान करती है, जिसका उपयोग करके वह देश का प्रशासन चलाने वाले व्यक्तियों को चुन सकता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उसे निर्वाचन एवं मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद अगला बिंदु है 9 नंबर स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रजातंत्र की आधारशिला है। अतः संविधान में न्यायपालिका को बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है जिससे यह निष्पक्ष और निर्भयतापूर्ण न्याय दे सके। इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका जिसके शिखर पर उच्चतम न्यायालय स्थित है, संसार की सभी न्यायपालिकाओं की अपेक्षा सुदृढ़ एवं शक्तिशाली है और यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सर्वथा अनुकूल है।
इसके बाद अगला बिंदु 10 नंबर एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। संघात्मक संविधान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में साधारणतः दोहरी नागरिकता होती है, एक संघ की नागरिकता और दूसरी राज्य की, जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिका में अमेरिकी नागरिकों के पास 2 नागरिकताएं होती हैं, जैसे वहाँ के राज्य की नागरिकता, जैसे अमेरिका की नागरिकता, उसके बाद जिस राज्य में वो लोग रहते हैं उस राज्य की नागरिकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया गया है। भारतीय संविधान केवल एक नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है और यह मान्यता हमारी देशभक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। हम किसी प्रदेश के ना होकर अपने देश से प्रेम करें। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, ना कि किसी प्रांत का जिसमें वह रहता है। इसके बाद अगला बिंदु है 11 नंबर, नागरिकों के मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, भाग 4 का अनुच्छेद 51 का। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया। संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी उल्लिखित किया गया है। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है 12 नंबर, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू। वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को देश की किसी भी विधि में या विधान मंडलों से पारित कोई भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी भी उपबंध से असंगति हो। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। जिस देश की संसद या राज्यों की विधानसभाएं कोई ऐसी विधि बनाती हैं जो मूल अधिकारों को कम करती हैं, न्यून करती हैं या छीनती हैं, या किसी अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार को कम करती हैं, छीनती हैं, तो देश का संविधान, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय उस विधि को बर्खास्त कर सकते हैं। एक प्रमुख वाद है जिसका नाम है एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर। इसे अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। क्या आपको पता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चलिए हम बताते हैं कि कहाँ हुई। न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को सर्वप्रथम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया था, और जिस केस में यह प्रतिपादित किया गया था उस केस का नाम था मार्बरी वर्सेस मेडिसन। और जिस जज ने इस सिद्धांत को, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू को की स्थापना की थी, उनका नाम था जस्टिस मार्शल।